और क्या हाल है तुम लोग का बालक? टारगेट बैच 2020, नीट, जेई मेन, फिर जेई एडवांस और एक प्रेशर, कैसे होगा सिलेक्शन, और उसमें भी फिजिक्स का रोल। तो इन सारे चीज़ों को एक साथ समराइज करके अगर बोलें तो मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि भाई आप लोगों के कहने पे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, फिर भी टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज लेके आएंगे, जिसमें रिवीजन सीरीज में कंसाइज कंटेंट्स मतलब चैप्टर थॉरली आपने पढ़ा, पूरा डिटेल में इन डिटेल सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें से अब लास्ट मोमेंट पे कम टाइम में कैसे पढ़ा जाए, किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, किस तरह के प्रॉब्लम्स को करा जाए, इन चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले नया फिजिक्स नहीं, वही फिजिक्स है यार। रिवीजन सीरीज, दो चीज मैंने बोला, एमटीआर और रिवीजन। एक बात मैं बताता हूं कि दोनों इंपॉर्टेंट होगा। एमटीआर क्योंकि वो हर चैप्टर से सेलेक्टेड पॉइंट्स होंगे, तो जहां जहां एमटीआर आता है, जो जो चीजें एमटीआर का रहेगा, स्वाभाविक है रिवीजन सीरीज में हम उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उस टेक्निक को एमटीआर सीरीज में जो वहां पे लगेगा कि शॉर्ट टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा, तो हम उसे एमटीआर सीरीज में अलग से देंगे। मतलब उस प्रॉब्लम को ही उठाकर एमटीआर में ले जाएंगे हम लोग। उस टाइप के प्रॉब्लम्स को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे जिस टाइप का प्रॉब्लम एमटीआर के हेल्प से सॉल्व होने वाला रहेगा। क्लियर है? तो एमटीआर, अब एमटीआर है क्या, ये भी बात है। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि एमटीआर कुछ और नहीं, मारो रट्टा का फंडा है। मतलब मेथड क्या कहता है ये मायने नहीं रखता, आंसर क्या होगा ये पक्का गारंटी रहता है। मारो टोटल रट्टा, ये मेरा अपना कहना है और कुछ बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स का रूल है कि मारो टोटल रट्टा, कोई रूल नहीं है। मैं भी बोलता हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है और कॉन्सेप्ट के हेल्प से ही आप इसको समझ सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन यार एग्जाम समझने और सीखने से नहीं, स्कोर करने से होता है। वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमें कम टाइम में सॉल्व करने का जरूरत पड़ता है, इसीलिए एमटीआर सीरीज। तो जब वो उसका लेक्चर लेंगे तो हम उसका डिटेल भी एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल रिवीजन सीरीज के लिए बात कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ये बता दें कि रिवीजन प्लस एमटीआर इक्वल्स कंप्लीट चैप्टर, नॉट कि सिर्फ रिवीजन कर लोगे, सिर्फ एमटीआर कर लोगे, दोनों मिलाकर। क्योंकि जो चीजें एमटीआर के हेल्प से होगा उसको वहीं पढ़ाएंगे, जो रिवीजन से होगा यहाँ पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी यूनिट एंड डायमेंशन, पहला ही चैप्टर से शुरू करते हैं। अगले 50 दिन में अप्रॉक्स 40 से 45 लेक्चर हमारे होंगे। बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा एक आध दिन का गैप रहेगा, तो वो पूरा तुम्हारे हिसाब से तुम लोगों के लिए रहेगा कि वो प्रॉब्लम आप करो अच्छे से। बैकअप के लिए रहेगा, जैसे 10 लेक्चर हुआ तो 10 लेक्चर के बाद एक दिन का पूरा टाइम रहेगा कि पीछे का सारा लेक्चर के हिसाब से रिवाइज कर लो। तो उस तरह से वो पूरा प्लान आपको अगले 2 लेक्चर के बाद पूरा डिटेल में बोर्ड पे दे दूंगा, डेट वाइज कि किस डेट में किस टॉपिक का होगा, तो किस डेट में कौन सा टॉपिक करेंगे, वो पूरा प्लान मैं आपको डिस्प्ले करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग जो रिवीजन सीरीज में, क्योंकि फटाफट मेथड का खेल है, जल्दी से जल्दी करना है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा देना है। पूरे चैप्टर का मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि जेई मेन और नीट में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस के पॉइंट्स हैं, मतलब जहां से क्वेश्चन उठने का चांसेस है, वो मैं बताऊंगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी in a physical equation. डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी इन अ फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन आपको दिया रहेगा
उस इक्वेशन में सारे टर्म्स का डायमेंशन आपको पता रहेगा। एक टर्म दो टर्म ऐसा देगा जिसका डायमेंशन गायब रहेगा, आपको कहेगा कैलकुलेट करके बताओ। आप क्या करोगे देख लो। एग्जांपल, इन अ फिजिकल इक्वेशन f equals a minus b square by b plus c minus x by find डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई। ऐसा नहीं कि आपको 4 पूछेगा 5 पूछेगा, आपको कोई एक पूछेगा। मैं तरीका बस सिखा दे रहा हूं कि क्या करना है, हमने करा हुआ है पहले भी, लेकिन अभी मैं बस ये सिखाऊंगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम में कैसे अटैक करोगे, कैसे प्रॉब्लम को निकालोगे। आप देख लो, सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज याद कर कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस का खेल हो, कहीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी जुटता हो या घटता हो, तो वो तभी होगा जब दोनों का डायमेंशन हर हाल में क्या होगा, सेम। टर्म से सबसे पहले जान पहचान, दिस इज फोर्स, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, बाकी अननोन टर्म है, उसके डायमेंशन आपको निकालने हैं। प्रॉपर्टीज में क्लियर है कि दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया तभी जाता है जब उसका डायमेंशन सेम हो। आप देखो, यहां पे सबट्रैक्शन है, यहां पे सबट्रैक्शन है, यहां पे एडिशन है। इसका मतलब है कि ए वही होगा जो वी स्क्वायर है। ए और वी स्क्वायर सेम होगा तभी तो घटा है। सेम मतलब क्लियर है, एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे एल टू टी माइनस, चल सही है। c और x यहां देख ले, c एंड x अगर घटा है तो सेम होगा, c इक्वल्स x मतलब l के बराबर। d एंड f स्क्वायर सेम होगा, mlt माइनस 2 का स्क्वायर। आप कहोगे m2l2t माइनस 4। 3 टर्म आपके निकल गए, ध्यान देकर देख। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ अभी, प्रॉब्लम में आपका b भी है, प्रॉब्लम में आपका e भी है। तो कहेंगे कि नाउ इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा, इक्वेशन क्या होगा आप तो देख ले। f इक्वल्स, ये दोनों में कोई एक मुझे लिखना है, क्योंकि जोड़ने और घटाने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता है, यूनिट नहीं बदलता। तो अगर घटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करा होगा, यूनिट तो नहीं बदलेगा, मतलब डायमेंशन नहीं बदलेगा। मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद करो, 10 मीटर प्लस 5 मीटर 15 मीटर, मीटर नहीं होता, 15 मीटर होता है। अगर 10 मीटर से 6 मीटर घटा लो तो 4 नहीं होता, 4 मीटर होता है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करता है, यूनिट पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मैं बोलूं कि ये घटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदला होगा। यह कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है मुझे क्या पता, लेकिन बदला होगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट पे अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब डायमेंशन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इन दैट केस डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में मुझे अगर लिखना है तो दोनों में किसी एक को लिखना पड़ेगा। किसे लिखें, जिससे पहचान है मेरा। ए हमारे लिए अननोन जैसा दिखता है, लेकिन भी को पहचानते हैं, इसीलिए भी स्क्वायर। बी यहां देख लो, ये दोनों एक ही है, किसी एक को। कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये माइनस था तो माइनस लिखना चाहिए। मैंने बोला कि माइनस प्लस का मतलब है कि मैग्नीट्यूड का बढ़ना घटना, डायमेंशन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। और अभी हम यूनिट एंड डायमेंशन का बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोलूं कि ये दोनों के बदले एक तो x लिख दिए, ये एफ स्क्वायर, क्योंकि d अननोन लग रहा था, c अननोन, हालांकि उसके डायमेंशन हमने निकाले, लेकिन वो वही है जो x का है, वो वही है जो एफ स्क्वायर का है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लियर है। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि करेक्ट फिजिकल इक्वेशन के हर एक पार्ट का डायमेंशन सेम होता है। करेक्ट फिजिकल इक्वेशन के हर पार्ट का डायमेंशन सेम, मतलब आप कह सकते हो कि f जो होगा वी स्क्वायर बाई बी, बी का वैल्यू वी स्क्वायर बाई एफ। वी स्क्वायर मतलब एल टू टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। आप कहोगे कैंसिल वैंसिल निकल लिया, देख ले, m माइनस 1
एल, एक कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि ऑल्सो एफ का वैल्यू कहोगे एक्स बाई एफ स्क्वायर इंटू ई, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा, तीनों का। देख ले इक्वेशन का एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये है। एफ डायमेंशन के हिसाब से बी स्क्वायर बाई बी के बराबर, एफ डायमेंशन के हिसाब से एक्स अपॉन एफ स्क्वायर इंटू ई के बराबर। इसका मतलब है कि ई का वैल्यू कहोगे एफ क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, एम क्यू एल क्यू टी माइनस 6 डिवाइडेड बाई एल, आप कहोगे एम क्यू एल स्क्वायर टी माइनस 6। अब प्रॉब्लम मेरे से किसी का भी पूछता कोई दिक्कत नहीं, जिसका कहता कैलकुलेट करके दिखा देते, कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे सही है। इस टाइप के सवाल अभी जो बोलोगे कि नीट में या जेई मेन का, मैंने बोला हुआ है कि जेई मेन या नीट के पैटर्न पे हम लोग दोनों के पैटर्न पे चलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो जेई के लिए होगा, जेई मेन के लिए, वो अलग से प्लस वाले सीरीज में डालेंगे। तो यूनिट डायमेंशन से भी अभी जो दोनों के कॉमन पॉइंट्स है मैं पढ़ाता चलूंगा, और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है एरर से रिलेटेड कुछ सवाल थोड़ा सा हट के पूछता है जेई मेन में, तो उसको हम लोग अलग से प्लस वाले सीरीज में डालेंगे। तो देखिए अगला सवाल, बस पैटर्न पकड़ना। सवाल का प्रोबेबिलिटी अगर बोलोगे इस ईयर के लिए यही सब होगा, नॉट एग्जैक्टली यही सवाल पूछेगा यार, तरीका ये होगा, मतलब जो पॉइंट उठाएगा इक्वेशन से उठाने के चांसेस रहेंगे, ये ध्यान देना। अगला एग्जांपल देख लो। इन अ फिजिकल इक्वेशन v इक्वल्स a बाई एक्स स्क्वायर साइन b e स्क्वायर बाई फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। v क्या है तो वेलोसिटी है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, e क्या है एनर्जी है, और t क्या है टाइम है। प्रॉब्लम ने बोला कि इस इक्वेशन में आप बता दो a एंड b का क्या होगा डायमेंशन। चल मैं आपको बताता हूं क्या होगा भाई, देख ले। v इक्वल्स प्रॉब्लम के हिसाब से a बाई एक्स स्क्वायर साइन b e स्क्वायर बाई टी। याद करो प्रॉपर्टीज को। सबसे पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन। न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो डायमेंशन। इसका मतलब है कि सबसे पहली बात तो ये तो हट गया अपना, क्योंकि ये पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर आप बात करो तो साइन के साथ आने वाला टर्म ये एंगल है, एंगल के पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, और जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप मान सकते हो। मैं तो बोलूंगा 1 मान लो बस, क्योंकि आप कर रहे हो डायमेंशन को 1 के जगह 1000 भी मानोगे कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि डायमेंशन 1 का भी 0 होगा और 1000 का भी 0 होगा। मतलब 1 लिखोगे तब भी आपको लिखना पड़ेगा m का पावर 0, l का 0, t का 0। 1000 लिखोगे then भी लिखना पड़ेगा m0, l0, t0। तो मैं बोलूं कि जिसका डायमेंशन नहीं है वो हर हाल में 1, तो सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हट गया। बच क्या गया तुम्हारा, ये देख a बाई एक्स स्क्वायर, फायदा नुकसान देख, a इक्वल्स v इंटू एक्स स्क्वायर, lt माइनस 1 l स्क्वायर, आप बोलोगे l3 t माइनस 1। करेक्ट है। चल अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है BE स्क्वायर बाई टी, ये एंगल है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है मतलब वो क्या है 1। 1 का मतलब है m का पावर 0, l का 0, t का 0, सबका पावर अगर 0 है तो समथिंग का पावर 0 कितना 1। तुम 1000 भी मान लोगे, मैं बार बार बोलूंगा डायमेंशन पे कोई अंतर नहीं करना है, तो बेकार का क्यों टाइम बर्बाद करें, सीधे बात करेंगे t बाई ई स्क्वायर। देख लो t तो टाइम है भाई, e स्क्वायर m l 2 t माइनस 2 का स्क्वायर,
आप कहोगे T डिवाइडेड बाई M2L4T माइनस 4। आप देख लो, आप कहोगे m का पावर -2, l का पावर -4, t का पावर 5। तो इक्वेशन में इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री की जगह लॉगरिथमिक रहे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे, किसी भी तरह का रहे, अगर एक्सपोनेंशियल रहे आप एक्सपोनेंशियल को हटा लेना, लॉगरिथमिक रहे लॉग वाले पार्ट को हटा लेना, साइन कॉस टेन कुछ भी रहे उसको हटा लेना, एंड देन जो बचेगा एलएचएस से इक्वेट करके अननोन निकाल लेना फटाफट। क्लियर है? आगे टाइप्स बताना मेरा काम है, एक एक दो एग्जांपल करते चलेंगे, बाकी आपको क्वेश्चन जो भी है, जो बुक्स आपके पास है उसके हेल्प से प्रैक्टिस करना है। ऐसे पैटर्न यही रहेगा, बस ये याद रखना है। अगला टाइप का जो सवाल आ रहा है वो है लास्ट ईयर भी देखोगे नीट का सवाल पूछा है, जेईई मेन पूछा है, एज्यूम्ड यूनिट के टर्म में। एज्यूम्ड यूनिट के टर्म में यूनिट कैलकुलेट करना, क्या है एज्यूम्ड यूनिट के टर्म में यूनिट कैलकुलेट करना? हम लोग सब लोग जानते हैं एसआई सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड को फंडामेंटल बोला गया। सीजीएस सिस्टम में ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड को फंडामेंटल बोला गया। लेकिन ये पैटर्न पे सवाल आता था पहले कि सीधा जो दिया हुआ है वो पूछो। जैसे पहले मान लो, अभी भी पूछता है लेकिन बहुत रेयरली पूछता है कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। पहले के पीएमटी के पेपर देखो, ये सब भी पूछा हुआ है। आज के टाइम में एनर्जी का डायमेंशन नहीं पूछता, आज के टाइम में एज्यूम्ड फंडामेंटल के टर्म में डायमेंशन बोल देगा पूछने। तो पैटर्न टाइम के हिसाब से जो बदला उसमें क्वेश्चन का टाइप्स बदल चुका है। अभी के हिसाब से हमें देखना है, जैसे ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड सही है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड सही है, लेकिन आपको क्या कहेगा? कहेगा कि एक ऐसा सिस्टम आपने बनाया जिस सिस्टम में 10 केजी, 20 मीटर, 30 सेकंड को फंडामेंटल आपने मान लिया। तो कहेगा इस सिस्टम में आप बताइए 4 न्यूटन का वैल्यू क्या होगा। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है। 4 न्यूटन, न्यूटन मतलब ऐसा ही सिस्टम है, उसको एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम का नया यूनिट आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे इस टाइप के सिस्टम के लिए? तो फॉर्मूला मैं लिख दूं पहले, आपको याद होगा m1 बाई m2 का पावर a, l1 बाई l2 का पावर b, ए बी सी क्या है भाई? तो ए बी सी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। m1, l1, t1 क्या है? तो मास, लेंथ, टाइम ऑफ गिवन सिस्टम, जो हमारा पहले से पता है। और m2, l2, t2 क्या है? ये भी मास है, लेंथ है ऑफ फाइंड आउट सिस्टम, जिसमें निकालना है उस सिस्टम का मास, लेंथ, टाइम नीचे है, जिसमें दिया हुआ है उसका ऊपर। जैसे मान लो आपको एसआई सिस्टम में दिया हुआ है, ध्यान देना, एसआई में दिया है, सीजीएस में निकालना है, तो एसआई वाला ऊपर लिखेंगे, सीजीएस वाला नीचे लिखेंगे। मान लो सीजीएस में गिवन है, एसआई में निकालना है, तो सीजीएस में गिवन है, सीजीएस वाला ऊपर लिखेंगे, एसआई वाला नीचे लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या कॉन्सेप्ट है? तो गिवन जो होगा वो ऊपर है और फाइंड आउट जो है वो नीचे है। मतलब इक्वेशन याद रहेगा, अक्षर
यूज करते समय इक्वेशन याद रहता है, क्योंकि इक्वेशन में कुछ है नहीं, मास बाय मास, लेंथ बाय लेंथ, टाइम बाय टाइम, इसमें याद करने का कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा याद रहेगा यार, मास को मास से डिवाइड करेंगे, लेंथ को लेंथ से, टाइम को टाइम से, कोई और रहेगा, जैसे करंट रहेगा, करंट को करंट से, जो टर्म इन्वॉल्व होगा उसी का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। गड़बड़ी कहां होता है, तो बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं ऊपर किसको लिखना है, नीचे किसको लिखना है। तो हमेशा याद रखना है गिवन ऊपर, फाइंड आउट नीचे, गिवन ऊपर, फाइंड आउट नीचे। अब देखो ये तो हो गया, फटाफट छाप ले, मैं अब सवाल डालता हूं फटाफट। तो देख लो, convert 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब into system (10 gram and 20 centimeter as fundamental। इसको कहता है कि उस सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसमें 10 ग्राम और 20 सेंटीमीटर इसका फंडामेंटल है। तो मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताता हूं कि भाई हमें चाहिए जो सिस्टम वो ये है, जो दिया हुआ है ये है, इसमें अगर बात करो 4 ग्राम इंटू सेंटीमीटर का क्यू, ये बताता है कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3। देख लो, कहोगे सी तो टाइम तो है ही नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं है, दो ही चीज के हेल्प से सवाल बनने वाला है, बस दोनों लिख दिया। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा N1 है। अब आप देख लो जी, आप कहोगे N2 का वैल्यू N1 इंटू क्या कहोगे, तो M1 बाई M2 का पावर A, टाइम को नहीं लिख रहे हैं आप, सीधा सीधा लिखिए M1, N1 मतलब 4, M1 गिवन कौन सा, ग्राम, M2 फाइंड आउट कौन सा, 10 ग्राम, पावर A मतलब 1। देख लो L1 मतलब सेंटीमीटर, गिवन यूनिट, L2 मतलब 20 सेंटीमीटर, पावर का बात कर, ये तो निकल लिया, ये तो निकल लिया, ये निकल लिया, देख ले 4 इंटू 1/10, इसका मतलब यही बोलोगे कि N2 का वैल्यू जो होगा 4/10 इंटू 1/20 का पावर -3, पलट के ऊपर गया, 4/10 इंटू 20 का पावर 3। देख लो, आप क्या कहोगे, आप कहोगे 4/10 20 20 20, एक तो निकल गया, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बोला जाए तो कितना, 3200। अगर यूनिट सिस्टम का बात करो तो मैक्सवेल थ्योरी में हम लोग जानते हैं N1 U1 कितना, तो N2 U2, N1 U1 मतलब क्लियर है कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दैट इक्वल्स 3200 इंटू U2 का वैल्यू अगर कहा जाए तो अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे कि कितना होगा, वैल्यू कितना होगा इस सिस्टम में, नया सिस्टम में इसका वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू इतना होगा। नए सिस्टम में अगर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का एक ऐसे सिस्टम में वैल्यू जो 10 ग्राम और 20 सेंटीमीटर को फंडामेंटल मानता है, कितना, तो 3200। लेकिन कहेगा उस सिस्टम में यूनिट क्या होगा नया, तो नया यूनिट क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? तो आपको दोनों चीज पूछ सकता है। इनफैक्ट अगर बात करो नीट का, तो नीट यही पूछा कि एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना था, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ दिया कि कितना होगा, नया जो सिस्टम बनाए इस सिस्टम में नया वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू कितना होगा निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर पूछता है यूनिट क्या होगा, तो आप यूनिट भी कैलकुलेट कर लोगे कि क्या होगा।
क्लियर है? अगला, और हर एक सवाल के लिए मैं एक सजेशन दूंगा, ध्यान देना तुम लोग कि प्रॉब्लम लिखने के बाद पूरे वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम लिखने के बाद ऐसा नहीं कि फटाफट तुम सॉल्यूशन भी उसका देखते चलो। एक काम जरूर करना, अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपका सही है, तो जब भी प्रॉब्लम लिखते हैं, प्रॉब्लम लिखने के बाद स्क्रीन को तुरंत पॉज करो और वहीं का वहीं पहले सॉल्व करने के लिए कोशिश करो खुद से, और देन फिर से आगे बढ़ाओ वीडियो, ताकि उसमें क्या होगा पता चल पाएगा ना कि आपने जो सॉल्व किया वो करेक्ट था या नहीं। दोनों फायदा होगा, एक रिवीजन होता जाएगा, दूसरा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। मान लो, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो यार, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो जो लोग हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे जो पढ़ाया हुआ है, ऐसा नया कुछ भी नहीं होने जा रहा है जो नोट्स से अलग है। इनफैक्ट कॉपी अगर इतना था ना तो अब इतना सा पढ़ाएंगे बस। तो आपको बस ध्यान क्या देना है ना कि प्रॉब्लम अब खुद से ट्राई करना है। अगर आप खुद ट्राई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो सोच अंदर से कितना कॉन्फिडेंस आएगा। ये जो लो फीलिंग तुम लोगों का है कि क्या होगा नहीं होगा, जब मैं बता रहा हूं कि यही सब चीज प्रोबेबल है इस ईयर के लिए, और वो चीजें तुम खुद कर लेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जीत जाएगा। बस कॉन्फिडेंस से ही ये जंग जीतना है और कुछ नहीं। बाकी तो सारे हथियार मैंने दिए हुए हैं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो, मैंने कहा कि अननोन अगर टर्म दिया रहेगा तो आप उसमें कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? तो n1 u1 बराबर n2 u2 वाला फॉर्मूला से, मतलब गिवन को नोमिनेटर में, फाइंड आउट को डिनोमिनेटर में रख के। क्लियर है? अगला एक और एग्जांपल तुम लोग प्लीज। इफ 10 kg 20 meter and 10 second, assume that fundamental, then unit of force स्क्रीन को पॉज कर लो एंड देन सॉल्व करना शुरू करो। मैं करता हूं, आप कर लोगे, देन देख लेना कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। देखो, मैं आगे समझा दूं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कहा गया 10 kg 20 मीटर और 10 सेकंड को फंडामेंटल माना गया, सही है। कहा गया इस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? फोर्स MLT-2, ए का वैल्यू 1, बी का 1, सी का -2। अब अगर कहोगे तो एक नए सिस्टम में हमें निकालना है, जबकि इस सिस्टम में तो हमें पता है कि ये किलोग्राम है, ये मीटर है, ये सेकंड है, ये गिवन है। फाइंड आउट वाला ये सिस्टम है, गिवन पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तभी तो ये न्यूटन कहलाता है। तो ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इस नए सिस्टम में आपको कैलकुलेशन करना है। चलो देखते हैं। n2 इक्वल्स n1 इंटू m1 बाई m2a, l1 बाई l2b, t1 बाई t2c। करेक्ट? n1 तो आपको पता है 1 न्यूटन को ही लेना है, m1 का वैल्यू गिवन सिस्टम का किलोग्राम, और अब आपने ले लिया 10 किलोग्राम। पावर a के जगह पे 1, L1 मतलब मीटर, अब आपने ले लिया 20 मीटर। पावर b मतलब 1 टाइम सेकंड, और आपने अब लिया 10 सेकंड, और पावर आपका कितना? तो -2। अब क्या कहोगे? कैंसिल हो गया, देख ले, मतलब 1/10, 1/20, और ये हो गया 100, ऊपर गया, माइनस था, पलटा मारा, सही है। चल, ये तो 5 हो गया, कैंसिल होके 2 हो गया, n2 का वैल्यू जो हो गया 2 के बराबर। इसका मतलब आप बोलोगे n1 u1 n2 u2, n2 का वैल्यू क्या बोलोगे? n1 u1, ये u2 का वैल्यू 1 इंटू न्यूटन डिवाइडेड बाई 2। आप कहोगे u2 जो होगा 1/2 न्यूटन। अगर कहता
कि इस नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, तो 2। नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, तो 2। 1 न्यूटन का प्रॉब्लम देख किस तरह बोलेगा, 1 न्यूटन का वैल्यू निकालो एक ऐसे सिस्टम में जिसका 10 kg 20 मीटर 10 सेकंड फंडामेंटल है, वैल्यू इज 2। कहेगा उसमें यूनिट कितना होगा, 1/2 न्यूटन। क्लियर है? आगे बढ़, फटाफट छापते चलना बस। जितने पॉइंट से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं बोलते चल रहे हैं, ध्यान देना। अगला आता है डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी in term of assumed fundamental। पहले एक जमाना था कि मास लेंथ टाइम फंडामेंटल है, उसी के टर्म में किसी भी का भी डायमेंशन पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए कि मास लेंथ टाइम के फॉर्म में यार बुक में लिखा हुआ है, लोग रट्टा मार लेते हैं, फिट हो जाता है। अब क्या पूछता है, तो नया एजम्पशन लेता है। प्रॉब्लम क्या कहेगा, फोर्स को मान लो फंडामेंटल, वेलोसिटी को मान लो फंडामेंटल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मान लो फंडामेंटल, वेवलेंथ का डायमेंशन निकालो। इस तरह के सवाल तो देख लें, जो मैंने बोला वही लिख देते हैं। ये वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज्यूम्ड एज फंडामेंटल, then find dimension of wavelength। वेवलेंथ का डायमेंशन आपको निकालना है, वेलोसिटी, फोर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान देकर देख लो, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों अलग अलग तरह का चीज है। वेलोसिटी अलग है, फोर्स अलग है, तीनों के यूनिट अलग अलग है, सब कुछ अलग है। इसका मतलब तीनों को जोड़ा नहीं जा सकता, तीनों को घटाया नहीं जा सकता, मल्टीप्लाई करा जा सकता है। इस टाइप के प्रॉब्लम को निकालने का बड़ा सीधा तरीका है कि जिसका कैलकुलेशन करना है उसको एलएचएस में, और बाकी जो दिया हुआ है उसको आरएचएस में आप लिख लो, v का पावर a, f का पावर b एंड i का पावर c। कहोगे जोड़ भी सकते थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों अलग अलग है। घटा सकते थे, नहीं। कहोगे डिवाइड तो कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ही बात है। अगर पावर माइनस हो जाएगा तो डिवाइड, प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाइड है। तो जो गिवन टर्म है उस तीनों को आपने इधर लिखा पावर एबीसी में, फाइंड आउट करना है, आपने लिख दिया। अब वैल्यू पुट करता चल, लेमडा इक्वल्स, आप क्या कहोगे भाई, तो एल टी का पावर -1, एफ के लिए बोल एम एल टी -2 और एम एल स्क्वायर का पावर। लेमडा वेवलेंथ है, मास नहीं है, लेंथ है, टाइम नहीं है। आरएचएस में जरा देख क्या कहोगे, तो मास का पावर b प्लस सी, लेंथ के लिए बोलोगे a प्लस b प्लस 2c, और टाइम के लिए बोलोगे -a माइनस 2b। मास के लिए b प्लस सी, लेंथ के लिए क्या होता है a माइनस 2b, लेंथ के लिए a प्लस b प्लस 2c, और टाइम के लिए -a माइनस 2b, और इधर तो है नहीं। अब अगर कोई रिलेशन करेक्ट लिखा गया तो इसका मतलब है कि उसके एलएचएस और आरएचएस दोनों का डायमेंशन हर हाल में क्या होगा, सेम होगा। तो आप कहोगे इक्वेटिंग पावर इक्वेट कर लो, तो पावर इक्वेट करोगे तो b प्लस सी आपका 0 हो गया। b और c देख ले, इसका मतलब आप बोल सकते हो जी कि क्या होगा, तो b का वैल्यू अगर बोलोगे तो -c के बराबर। चल बढ़िया बात है। आप कहोगे कि -a माइनस 2b भी 0 हो गया। अब देख लो, टाइम का पावर 0
टाइम का पावर ये, दोनों का पावर, टाइम का पावर इधर और टाइम का पावर इधर हर हाल में सेम होना चाहिए, तभी तो रिलेशन करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या निकला? मतलब निकला a प्लस 2b बराबर 0, a का वैल्यू माइनस 2b। अब आ जाओ तीसरा वाले पे, a प्लस b प्लस 2c इक्वल्स 1, a प्लस b प्लस 2c, इधर में 1 हटाना शुरू कर, माइनस 2b प्लस b 2c, आपको हो गया, यही लिख लो, हो गया। ए के जगह देख ले, ए के जगह माइनस 2b, बी के जगह तो सही है, सी के जगह आप क्या कहोगे? तो आप कह सकते हो कि माइनस 2b प्लस b माइनस 2b इक्वल्स 1। देख लो, माइनस 3b इक्वल्स 1, b का वैल्यू माइनस 1/3। देख ले, ध्यान देकर देख। और अगर b निकल गया हो तो क्या तुम्हारा सब निकल गया। इसका मतलब निकला a इक्वल्स माइनस 2b, माइनस 2 इंटू माइनस 1/3, 2/3। c का वैल्यू कितना बोलेगा? तो माइनस b, मतलब 1/3। अगर ये निकल गया तो आप कहोगे कि हमारा आंसर कैसे आएगा? तो आंसर कैसे आएगा देख लो। देन आपने ओरिजिनल रिलेशन लिखा हुआ है, लेमडा v का पावर a, f का पावर b, i का पावर c, v का पावर a मतलब a देख ले, a मतलब 2/3, b का मतलब देख ले, b कितना था? माइनस 1/3, और i का पावर c का मतलब कितना था? प्लस 1/3। हो तो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम में करना क्या है? तो जो भी टर्म आपको दिया गया जिसके फॉर्म में आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है, उसे आप आरएचएस में लिख दो, पावर लिखो उसका a, b और c, दोनों साइड का डायमेंशन लिख दो, पावर को इक्वेट करो, आंसर ले आओ। तो कोई भी अननोन क्वांटिटी अगर रहेगा, मतलब एज्यूम्ड फंडामेंटल रहेगा, आप निकाल लोगे जी, फटाफट छाप ले जल्दी। आगे आगे कह रहा है राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर सब गिनती है, बस याद रखना और कुछ नहीं है। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ किस में? तो इन केस ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज याद होगा, राउंड ऑफ अप टू minimum number of significant after decimal। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए राउंडिंग ऑफ करेंगे कहां तक? तो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जितना होगा, जिसका कम रहेगा उतना तक हम लोग करेंगे, मैक्सिमम से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे देख लो, एक एग्जांपल मैंने बोला, 2 रेसिस्टेंस R1 इक्वल्स 4.2364 ओम एंड R2 इक्वल्स 3.31 ohm are connected in series, then find R equivalent। दोनों को अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो आपसे प्रॉब्लम कहता है कि आप बताओ कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी तो जानते हो आप कि R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। सिंपली अगर जोड़ दिया जाए
तो देख ले दोनों मिला के होगा कितना, तो 4 6 4 4 और 7। क्या ये करेक्ट आंसर है? तो नहीं। सही क्या होगा? तो देखो राउंड ऑफ करो, कहां तक, तो 4 4 6, लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा है हटेगा, पहले वाले पे कोई अंतर नहीं पड़ने देगा। लास्ट डिजिट अगर है 5 से बड़ा तो पहले वाले को 1 बढ़ाएगा। ड्रॉप करने वाला केस। अब देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों में अगर ध्यान से देखो तो आप देख रहे हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मिनिमम नंबर जितना रहेगा वहां तक मिनिमम 2 है, इसलिए 2 डिजिट तक हमने करा और इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। एग्जाम वाले जब ऑप्शन डालते हैं तो ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे और एक बना के डाल देंगे यार। और वो चाहते भी है कि सिंपल जो बचपन वाला जो घटा है तू कर और गलत करके माइनस मार्क्स में डालो। तो थोड़ा ध्यान रखना इस टाइप के केस में, प्रॉपर्टीज के पीछे जाना। प्रॉपर्टीज क्या कहता है? तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल का खेल बोलता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वाले केस पे हम जाके सॉल्व करेंगे। क्लियर? अगला in case of multiplication वाले केस में रूल होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम का, डेसिमल के बाद का नहीं, सिस्टम का जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगा वहां तक। मतलब एग्जांपल देख लो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, block of mass small m equals 24 kg moving with velocity v equals 5.267 meter per second. Then find linear momentum of block. ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम कितना होगा आप कैलकुलेट करो। यही आपको कैलकुलेट करना है, लीनियर मोमेंटम का वैल्यू। देख लो फटाफट। आप क्या कहोगे इस केस में अगर बोला जाए तो लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी 3.24 इंटू 5.267, गुना करके देख लो। गुना करोगे तो कितना आएगा? 17.0650 और हो गए। ये मल्टीप्लिकेशन भी याद कर लिए नहीं यार, मैं याद देखिए। इनफैक्ट डेटा पहले से मैंने फिट कर लिया ताकि कैलकुलेशन में, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है तो फिर उतना टाइम लगाना नहीं है। तुम करके देख लेना, पक्का सही होगा। अब देख लो मैं बता क्या रहा हूं, सुनो। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें? तो आंसर, करेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। करेक्ट आंसर क्या? तो यहां डेसिमल के बाद 2 है, लेकिन डेसिमल के बाद से नहीं, टोटल से मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर अगर बोलो तो 3 है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। मतलब यहां अगर बात करते, यहां देख ले कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, 4 है। 4 डिजिट तक लाना है तुम्हें, ले आ, कोई बात नहीं। अब कहोगे 17 पॉइंट, लिखते चलते हैं इसी, 17.065, 8 हट गया, 8 हटा, 5 से बड़ा था, पहले वाले को 1 बढ़ा दिया। चल देख लो 17.065, 5 को हटना है तो 5 को हटने के लिए रूल बताए हुए हैं, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, 5 फॉलोड बाय जीरो।
5 अगर नॉन जीरो से फॉलोड है 5 हटेगा, अपने पहले वाले को 1 बढ़ा देगा। 5 अगर जीरो से फॉलोड है तो मैंने बताया हुआ है कि पहले वाला अगर इवन रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अगर ऑड रहेगा तो 1 बढ़ेगा। 5 देख लो नॉन जीरो से फॉलोड है, इसीलिए कोई भी रहे कोई अंतर नहीं, हर हाल में उसे बढ़ना ही पड़ेगा। अब जरा देखो, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमारा 3 है, यहां 4 है, 4 तक तो पहुंचे, लेकिन सिस्टम के मिनिमम नंबर तक पहुंचना है, मतलब 3 डिजिट तक, अभी भी करेक्ट नहीं आया है। 5 से बड़ा है, हटेगा पहले वाले को, देख लो। तो मल्टीप्लिकेशन वाले में ध्यान देना है कि सिस्टम का मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, यहां पे 4 था, हम लोगों ने शुरू करा यहां से, 2 2 4 2 6 डिजिट था सिग्निफिकेंट, 5 आए 4 आए, लेकिन 4 पे नहीं रुके क्योंकि 3 अवेलेबल है, मिनिमम 3, इसीलिए 3 तक हम लोग गए। क्लियर है? तो इस टाइप के केस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केस में आपसे बोला जाएगा कि राउंड ऑफ करो, तो राउंड ऑफ करोगे, रूल क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिस्टम का मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट लेंगे। करेक्ट? चलो आगे। अगला एरर एंड मेजरमेंट। एक तो ट्रेडिशनल है सवाल, तो आजकल पूछ नहीं रहा है कि वैल्यू दिया रहेगा एक्सपेरिमेंट में, बार बार 4-5 रीडिंग रहेगा और 4-5 रीडिंग का आपको क्या करना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर मैंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन अभी के टाइम में अगर इंट्रेंस का बात करो तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, अभी वहां से सवाल आने के चांसेस ना के बराबर है। अभी कहां से आता है या आने का चांस है इस ईयर, तो वो मैं बोलूं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो रिलेशन है उस पे, फिजिकल इक्वेशन पे, वहां एरर पूछता है। तो मैं बोलूं देख लो एरर एंड मेजरमेंट, आप याद रखोगे वो एरर भी जो मैंने पढ़ाया था, वो एरर का 2 पार्ट हम लोग पढ़े थे। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर जिससे सवाल आता है, मैं पढ़ाऊंगा वर्नियर स्केल माइक्रोमीटर अभी, लेकिन एक दूसरा था जिस एरर में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट के दौरान रीडिंग लेते थे तो 4-5 रीडिंग होता था, 6 होता था, 7 कितनी बार भी ले ले कोई दिक्कत नहीं, और सबका एवरेज निकालकर हम उसे एब्सोल्यूट बोलते थे। हर बार के मेजरमेंट में गलती एब्सोल्यूट एरर होता था, फिर मीन एब्सोल्यूट निकालते थे, फिर फ्रैक्शनल एरर निकालते थे, फिर परसेंटेज एरर निकालते थे, तो वो पूरा प्रोसेस करा हुआ है। अभी पैटर्न में नहीं है, अभी ट्रेंड में नहीं है वो सवाल, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखो एरर एंड मेजरमेंट, सबसे पहला इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ने घटाने वाले केस में देखो, अगर तुम्हारा रिलेशन दिया हुआ है a प्लस माइनस बी, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर y0 बोलोगे तो a0 का भी ओरिजिनल, और यहां प्लस माइनस लिखने का मतलब कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस लेना, माइनस रहेगा तो माइनस लेना। एब्सोल्यूट वैल्यू में जैसा रिलेशन था, प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। लेकिन अगर एरर का बात करो, डेल्टा y बोलोगे तो डेल्टा y कुछ और नहीं, डेल्टा a प्लस, यहां बस ध्यान देना कि एरर के केस में, एरर मेजरमेंट के लिए माइनस नहीं हमेशा प्लस यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी एरर निकालते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि ये मिनिमम, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये मैक्सिमम है, और अगर मैक्सिमम है तो हर हाल में बीच का साइन क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है? तो अगर प्लस माइनस का खेल रहे तो क्या करोगे, एब्सोल्यूट कैसे निकालोगे, ये कैसे हुआ, एरर निकल गया।
अगर कहा जाए कि फ्रैक्शनल एरर आप कहोगे डेल्टा वाई बाई वाई नॉट, अगर बोला जाए परसेंटेज तो बोलोगे डेल्टा वाई बाई वाई नॉट इंटू 100। तो अगर प्लस माइनस रिलेशन का खेल रहे, जोड़ने या घटाने वाला मुद्दा रहे, तो उस समय आप थोड़ा ध्यान देना, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एब्सोल्यूट के लिए, एरर के लिए प्लस है तब भी प्लस, माइनस है तब भी प्लस यूज करना। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, निकल जाएगा। एग्जांपल देखिए, 2 रेसिस्टेंस R1 equals 10 plus minus 0.2 ohm and R2 equals 40 plus minus 0.3 ohm are connected in series. Find value of R equivalent and also percentage error मेजरमेंट ऑफ आर। आपसे दोनों नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ आर इक्विवेलेंट पूछेगा, लेकिन मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं कि अगर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर पूछे तब भी आप कैसे निकालोगे। चल देखते हैं, फंडा यही होगा हमारा। बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। चलो जी, चलो आ जाओ। देखो यहां इक्वेशन पे ध्यान देकर देखना, ये तुम्हारा क्या है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये तुम्हारा क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये तुम्हारा क्या है, तो ये एरर है, ये क्या है तुम्हारा, तो ये एरर है। मतलब 10 ओम आप मेजरमेंट करने चले थे, 0.2 ओम का गड़बड़ी हो गया, मतलब 0.2 या तो आपने बढ़ा दिया या 0.2 आपने घटा दिया, गलती दोनों है। तो देख लो, सबसे पहली बात, इस सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 प्लस R2। इसका मतलब अगर R0 बोला जाए तो 10 प्लस 40 50 के बराबर हो गया। लेकिन R1 के मेजरमेंट में अगर मान लो गलती नहीं होता, R2 में गलती नहीं होता, तो हमारा आंसर करेक्ट था। हमारे साथ तो प्रॉब्लम है यार, R1 में भी हमने गलती करा और R2 में भी करा। अगर दोनों में गलती हुआ है तो R में भी होगा, क्या होगा, तो आप कहोगे डेल्टा R कितना, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R। एक बार मैं बोल दूंगा कि अगर माइनस यहां रहता तो यहां माइनस होता, लेकिन माइनस भी रहता तो यहां क्या होता, प्लस होता। क्लियर? चल अब देख लें, डेल्टा R1 कितना बोलेगा, 0.2, 0.3, डेल्टा R का वैल्यू 0.5। मतलब R अगर लिखा जाए आप कहोगे R इक्वल्स 50 प्लस माइनस 0.5। अगर मेरे से पूछा गया R इक्विवेलेंट मैंने बता दिया। अगर आपसे बोला जाएगा कि परसेंटेज एरर कितना, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज R में डेल्टा R बाई R इंटू 100। डेल्टा R का मतलब कितना, 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। कर ले कैलकुलेशन, हो गया परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो अगर आपको बोला जाए जोड़ने घटाने के केस में तो कैसे निकालोगे, सही है। अगला देख ले, चलो आगे देखते हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दोनों एक ही चीज है। पावर अगर प्लस रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन, पावर अगर माइनस हो गया एक का तो डिवीजन हो गया, बात देखिए। देख ले, मान ली इक्वेशन है y इक्वल्स a बाई,
या a इंटू बी ले लो। y इक्वल्स कितना बोलेगा, a इंटू बी। क्लियर। तो सबसे पहली बात, ओरिजिनल वैल्यू में कोई गड़बड़ नहीं है, जो फंडा था वो फंडा है, जो फंडा था वही फंडा है। मतलब आप कहोगे कि y नॉट इक्वल्स कितना, तो a का ओरिजिनल अगर a नॉट, b का ओरिजिनल अगर b नॉट, तो y का ओरिजिनल कितना, y नॉट, मतलब a नॉट इंटू b नॉट। एरर के टाइम पे क्या करोगे, ये बस सोचने का बात है। देखो हमेशा याद रखना कि जितना भी इसका पावर है वो पावर को जरूर लिखना। सिंपली कर, अभी छोड़, उतना दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करने का मतलब कितना हो गया, तो आपको जोड़ देना है। क्या करोगे, तो डेल्टा y इक्वल्स कितना, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर बोलोगे। करेक्ट है। ठीक, अच्छा ये तो एडिशन वाला लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करना लेगा, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन का लिख दिया था। चल देख, फॉर एरर के लिए कुछ नहीं करोगे, लॉग ले लोगे, टेकिंग लॉग, बस सिखा रहे हैं, आगे लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लॉग y इक्वल्स लॉग a प्लस लॉग b। अगर रेशियो रहता तो, अगर a बाई b रहता तो log a माइनस log b, a इंटू b है तो log a प्लस log b। a बाई b रहता तो log a माइनस log b, a इंटू b है तो log a प्लस log b। क्लियर। तो आप क्या कहोगे, तो आप बोलोगे डेल्टा y बाई y, डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b। अब देख लो कि डेल्टा y का वैल्यू क्या, तो y इंटू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। y मतलब यही ओरिजिनल y नॉट, ये अगर कहते हो तो आप कह लो अब आपको डेल्टा y एरर कहेगा कितना होगा, एरर का वैल्यू निकल जाएगा। कहोगे अगर हमें परसेंटेज एरर बोले तो कोई बात नहीं, ऑल्सो आप कह सकते हो, देख लो डेल्टा y बाई y नॉट, डेल्टा a बाई a नॉट, डेल्टा b बाई b नॉट। कुछ मत कर, एक काम कर ले, 100 से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, परसेंटेज इन a, डेल्टा a बाई a नॉट इंटू 100, डेल्टा b बाई b नॉट इंटू 100, परसेंटेज इन a, परसेंटेज इन b। बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि ये करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सीधा इक्वेशन में पावर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि अगर करना है तो क्या करोगे। ऐसा इसलिए भी मैंने करा कि परसेंटेज में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी एरर का वैल्यू निकालना होता है तो ओरिजिनल इक्वेशन ही तुम्हारा हेल्प करेगा। अगर एरर का वैल्यू निकालना है तो एरर का वैल्यू निकालते समय ये ओरिजिनल इक्वेशन जो है यही तुम्हारा हेल्प करेगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो जो डायरेक्ट मेथड बताऊंगा उससे भी आप कर लोगे। क्लियर। तो देख लो एग्जांपल मैं करता हूं। देखो, a block of mass small m equals 2 plus minus 0.2 kg moving with velocity v equals 10 plus minus 0.4 meter per second, then find
वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम, परसेंटेज एरर, दोनों बात प्रॉब्लम ने बोला। एग्जाम दोनों ने पूछेगा, दोनों में कुछ एक पूछेगा, लेकिन हमने दोनों कर लिया एक ही एग्जांपल से, ताकि वैल्यू पूछेगा एरर का तब भी निकल जाएगा और परसेंटेज पूछेगा तब भी निकल जाएगा। देख लो क्या करोगे। आपको पता है कि P इक्वल्स mv। सबसे पहले चल P0 का बात करते हैं, 2 गुना 10 मतलब 20 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये एरर है। 2 किलो मास के मेजरमेंट के लिए आप चले थे, 0.2 केजी का गड़बड़ी हो गया। 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मेजर करने चले थे, 0.4 का गड़बड़ी हो गया। तो मैं बोलूं ये 2 into 10 मतलब 20। अगर आप कहते हो कि डेल्टा P बाई P, तो मैं बोलूंगा डेल्टा M बाई M। सीधा जो टर्म है लिखते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है। लॉग लेंगे, तरीका मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्यों करेंगे? जैसे डायरेक्ट ये लिखते लगता कि कहां से लिख दिए, पढ़ाया हुआ तो है ही, लेकिन फिर भी लगेगा, इसलिए मैंने लॉग से बता दिया। अब हम बार बार लॉग नहीं लेंगे, सीधा टर्म को डायरेक्ट उठाएंगे, डेल्टा M बाई M, ये डेल्टा P बाई P, डेल्टा M बाई M, डेल्टा V बाई V, और रहता और भी लिखते। क्लियर है? अब देख लो आप क्या कहोगे, तो कहोगे डेल्टा P बाई 20, डेल्टा M का मतलब 0.2 बाई 2, 0.4 बाई 10, डेल्टा P का वैल्यू लगा 220 इंटू 0.2, लिख के चलेगा क्या, 0.1, 0.04। अब अगर लीनियर मोमेंटम तुम्हारा निकल गया, डेल्टा P ओरिजिनल पता है, तो P इक्वल्स P0 प्लस माइनस डेल्टा P। कहोगे परसेंटेज बोलेगा तो परसेंटेज मतलब डेल्टा P बाई P0 इंटू 100 हो तो गया। करेक्ट है? तो अगर आपको कहेगा कि मल्टीप्लाई करने वाले केस में, डिवाइड करने वाले केस में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालोगे। प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं यहां से, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका कि इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे। तो पहले छाप लो, फिर इक्वेशन में बात करते हैं। देखो इसी में अगर दिया रहेगा एग्जांपल, देख लो, a block of mass small m equals 5 plus minus 5 plus minus 2%, moving with velocity v equals 10 plus minus 3%. Then find percentage error in measurement of kinetic energy. मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, किनेटिक एनर्जी का एरर पूछता है। पहली बात तो ये यार, किनेटिक एनर्जी है क्या, ये फॉर्मूला तो ठीक कर। किनेटिक एनर्जी तुम्हारा है हाफ mv², 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका एरर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एरर गलती उसी में होगा जो टर्म वेरिएबल होगा, जो टर्म कांस्टेंट है उसमें गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। मतलब 1/2 कांस्टेंट है, हट गया। गलती मास में होगा, गलती वेलोसिटी में होगा, गलती किनेटिक एनर्जी में। कैसे लिखोगे? तो अगर कहता, जैसे कहोगे 2% का मतलब 5 केजी का मेजरमेंट करने चले थे, 2% का गलती हुआ, मतलब डेल्टा एम का वैल्यू निकालना रहेगा, तो 5 का 2%, 5 इंटू 2/100। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड निकालने चले थे, 3% का एरर हुआ, 10 का 3%, 10 इंटू 3/100। लेकिन आपको वो करना ही नहीं है,
क्योंकि वो वैल्यू पूछता तब ना, वैल्यू पूछता तो तरीका मैंने बताया हुआ है। आपको डायरेक्ट परसेंटेज पूछता है, क्या करोगे? तो परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2 का कोई मतलब नहीं। यहां ध्यान देकर लिखना, देखना जो पावर रहेगा वो लिखना, 1 इंटू परसेंटेज इन मास और 2 इंटू परसेंटेज इन, सीधा पावर गुना करना बस, कोई रूल रेगुलेशन समझने का जरूरत नहीं है, सीधा पावर मल्टीप्लाई करो, आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन याद रखना ये काम तभी तक करेंगे जब तक ये गलती 10% के कम हो। 10 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, एमटीआर में बात करेंगे उसके बारे में। चल देखते हैं। तो आप कहोगे 1 इंटू मास का 2% है और 2 इंटू आप कहोगे 2 + 6, टोटल 8% का गलती काइनेटिक एनर्जी में हो गया। अब देख लो एक और एग्जांपल। इन अ फिजिकल इक्वेशन y equals a square bq 4/3 d if percentage error in measurement of A, B, C, D are 2%, 1%, 3% and 2%, then find ध्यान देकर देखो। प्रॉब्लम ने बोला इस इक्वेशन में ए, बी, सी और डी के मेजरमेंट में अगर इस तरह का गलती हुआ तो वाई में कितना होगा। मैंने तो अभी अभी तरीका बताया आपको, परसेंटेज इन वाई, डायरेक्ट कुछ करने का जरूरत नहीं। पावर देख कितना है तो 2, परसेंटेज इन ए 3। देखो ये डिनोमिनेटर में है, उस हिसाब से माइनस होना चाहिए, लेकिन एरर के लिए बात कर रहे हो, वो मैक्सिमम मिनिमम नहीं, इसलिए ये भी प्लस होगा। कितना? हमेशा बस यही एक जगह है जहां गलती लोग करते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म को माइनस में लिख देते हैं, वो नहीं करना। ऊपर हो या नीचे, हर हाल में क्या लिखोगे? प्लस। आगे बढ़ लो। परसेंटेज इन डी 2, परसेंटेज इन ए, ए में कितना परसेंट का गड़बड़ी है देख, 2 का। बी में कितना का है तो 1 का। 4/3। सी में कितना का है तो 3 का। डी में कितना का है तो 2 का। कैंसिल हो गया, देख ले। 4 बोलेगा, 3 बोलेगा, 4 बोलेगा, 2 बोलेगा। इस तरह के इक्वेशन में अगर बोला जाए कि y में कितने परसेंट का गड़बड़ी होगा तो y में 13% का गड़बड़ होगा। क्लियर है? अरे सही है। चल अगला देखिए। इसमें एक तरह का जो सवाल डालता है, in a physical equation t equals to pi root over L by G if length of pendulum L equals 2.00 meter and acceleration due to gravity (9.8) फाइंड वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। देखो इस टाइप के
सवाल में अगर टाइम पीरियड या फिर कहेगा परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के मेजरमेंट में कितने परसेंट का गड़बड़ होगा ये कैलकुलेट करो। इस तरह के सवाल में सबसे पहला और प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये होता है कि एरर जब प्रॉब्लम ने दिया नहीं तो एरर कैलकुलेट कैसे किया जाए जब ए और बी का गड़बड़ी सवाल ने हमें नहीं बताया है। मतलब ए और बी का मतलब है कि लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फंडामेंटल टर्म है आपका, उस दोनों का अगर बताया नहीं है तो सॉल्व कैसे करें। तो एक बात इस तरह के प्रॉब्लम के लिए ध्यान रखना, L इक्वल्स 2, यार इसको 2 मीटर क्यों नहीं लिखा, 2.00 क्यों लिखा? मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट तक करेक्ट का बात करता है। तो अगर गड़बड़ी होना होगा तो गलती कहां, यहां से शुरू होगा या यहां से? गलती को मैक्सिमाइज करोगे या मिनिमाइज करोगे? तो हम लोग गलती को मिनिमाइज करते हैं, कम करना चाहते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना कि इस तरह के केस में लास्ट वाला डिजिट ये या तो एक बढ़ेगा या एक घटेगा। मतलब डेल्टा एल का वैल्यू जो होगा वो कुछ और नहीं, ये तो इसके जगह 0 और यही टर्म एक बढ़ा या एक घटा, मतलब डेटा अगर नहीं गिवन हो तो याद रखना कि लास्ट वाले डिजिट को एक बढ़ाते हैं या एक घटाते हैं, डेल्टा एल उससे निकाल लिए। और अगर डेल्टा एल तुम्हारा निकल गया तो सिमिलरली आप जी देख लो, क्या कहोगे? तो जी का वैल्यू कह रहे हो 9.81, डेल्टा जी क्या बोलोगे? 0.0। ऐसा नहीं कि ये 1 आया है, यहां भी वही फंडा है कि लास्ट डिजिट तुम्हारा 1 है, यही 1 या तो एक बढ़ेगा या एक घटेगा, या तो ये 82 होगा या 80 होगा। ऐसा नहीं कि 8 बदल के 9 होगा या 9 बदल के 10 होगा, 8 होगा, ऐसा नहीं होगा। लास्ट डिजिट से गलती जब भी करते हैं तो सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। आप कहिएगा ये बढ़ेगा या घटेगा, मतलब अब तो हो गया खेल खत्म। आपने कहा 2 पाई L बाई जी का पावर हाफ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, तो पहली बार टी का ओरिजिनल तो निकाल ले। L का मतलब कितना बोलेगा? 2, 9.81। अगर गड़बड़ी का बात करोगे डेल्टा टी बाई टी, पावर मल्टीप्लाई डेल्टा एल बाई एल, देखो मैं तीनों बात बताता हूं। आपको कहेगा टाइम पीरियड कैलकुलेट करने, निकल गया, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें अभी गड़बड़ी को जोड़ना है। मतलब डेल्टा टी यहां से कैलकुलेट कर लोगे, कैसे देख लो, डेल्टा टी का वैल्यू T0 1/2 और ये कितना, तो डेल्टा एल मतलब 0.01 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 9.81, डेल्टा टी निकल जाएगा। टाइम पीरियड होगा कितना? T0 प्लस माइनस डेल्टा टी। लेकिन अगर परसेंटेज बोलेगा तो परसेंटेज के लिए कहीं नहीं जाना। परसेंटेज का मतलब है कि इसी जगह पे दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज एरर निकल गया। अगर परसेंटेज बोलेगा तो परसेंटेज के लिए क्या कहोगे? तो डेल्टा टी बाई T0 इंटू 100 दैट इक्वल्स 1/2 0.01 डिवाइडेड बाई 2 0.01 हो तो गया, यही तो परसेंटेज है। तो आपको फिजिकल इक्वेशन में अगर बोलेगा तो क्या होगा, कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा टी का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करोगे, निकल जाएगा जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में इसके आगे इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर और वेक्टर दोनों एक साथ करके इंस्ट्रूमेंटल एरर वेक्टर पढ़ाएंगे एंड देन फिर कैलमेटिक्स होगा आगे। तो मतलब सब कुछ हम लोग चलेंगे, प्लान पूरा बता देंगे कितने लेक्चर में क्या होगा, कब क्या करना है। जितने पॉइंट्स को बोला जा रहा है ध्यान देना कि यही वो पॉइंट्स है जहां से प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का इसी है, इसलिए बहुत ध्यान से इन सारे तरह के सवाल का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बाकी तो पढ़ाने के लिए पूरा, अब देख लो एक लेक्चर
हुआ 15 मिनट का और लेक्चर होगा, खत्म हो जाएगा। मतलब वो 5-6 लेक्चर का यूनिट डायमेंशन एक ही लेक्चर में उतना के बराबर ही होगा, लेकिन ये चीजें समझ में तभी आएगा जब आपने थॉरली अच्छा से पढ़ा हुआ है। तो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करोगे एक ही बात पे कि कंसाइज कंटेंट्स एग्जाम में हर टॉपिक से जो गारंटेड है उठाएगा सवाल, चाहे वो जेईई मेन का बात करो या नीट का, यहाँ से उठने का चांसेज है। हम लोग सिर्फ उसी का डिस्कशन करेंगे और उसके साथ पैरेलल में एमटीआर लिखते चलेंगे, ठीक है ना। चल अगले लेक्चर में आगे।